गुड इवनिंग। वेलकम है ब्लू क्लब में, जहाँ पे हम सत्य की तलाश इस किताब को पढ़ रहे हैं। तो कल हमने फर्स्ट चैप्टर किया और उसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखी कि प्रकृति, कुदरत हमारी मित्र है। मित्र कैसे हैं कि जब भी हम कुछ गलत पोस्चर में आते हैं तो वो हमें दर्द का संदेश देती है। गलत पोस्चर शरीर का हो सकता है, गलत पोस्चर मन का हो सकता है। शरीर का गलत पोस्चर होगा तो शरीर में दर्द आएगा। मन का गलत पोस्चर होता है तो भावनात्मक दर्द महसूस होगा। और ये भी देखा कि जहाँ पे भी हमारा वॉलेंटरी वॉलेंटरी हमारा कंट्रोल है, वहां पर ही दर्द होता है। और जहाँ पे भी हम, जैसे हमने इंटेस्टाइन्स का एग्जाम्पल देखा, इंटेस्टाइन में कट भी करो तो वहां पे पेन नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कोई भी हम वॉलेंटरीली वहां कुछ कर नहीं पाते हैं। तो जहाँ पे भी वॉलेंटरीली हम गलत कदम उठाते हैं तो हमें उसका दर्द से उसका हमें महसूसता होती है। आज हम देखेंगे कि सेकंड चैप्टर, कि मैं कौन हूँ। और इस दर्द को जानने के लिए, क्यों मुझे ये दर्द हो रहा है, ये जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है जानना कि मैं कौन हूँ। इस चैप्टर में हम देखेंगे बहुत ही लॉजिकली हम देख पाएंगे कि मैं ट्रूली हूँ कौन। ये शब्द हम, ये वाक्य या ये प्रश्न कोई नई बात नहीं है, हम सुनते ही आए हैं। पर इसका उत्तर जो हमारे बुद्धि को ठीक लगे, बुद्धि इसे समझे, इस तरह से हम इसे देखेंगे। तो आई होप आपके पास फिजिकल बुक है। अगर नहीं है तो आप चैट पर मैसेज कर सकते हैं, यू विल गेट द बुक। सो लेट अस स्टार्ट। सो चैप्टर 2, जिसका टाइटल है मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो फर्स्ट सेक्शन है मौजूदा संसार, जिसे इंग्लिश में कहेंगे द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। मैं कौन हूँ, इस विषय की चर्चा करें उसके पहले हमारे लिए यह उचित होगा कि हम मौजूदा संसार की कुछ मूलभूत सीमाओं को समझें। मौजूदा संसार यानी जो हमें दिखाई दे रहा है वो संसार, तो क्या सीमाएं हैं। अभी यहाँ पे बुक में एक पिक्चर है, तो लेट अस सी दैट पिक्चर। वो आपको दिखाई दे रहा होगा। सो ये चित्र 1 में संपूर्ण मौजूदा संसार को ए से बी खड़ी रेखा में दर्शाया है। आप लाइन देख रहे हैं, ए से बी। चलिए हम कल्पना करते हैं कि संसार में एकेंद्री, इल्ली इल्ली यानी कैटरपिलर इत्यादि मौजूद हैं, जिनकी रचना में सिर्फ स्पर्श ज्ञानेंद्री है, जो केवल स्पर्श महसूस कर सकते हैं। एक ही इंद्रिय है, सिर्फ स्पर्श। उन्हें गंध, श्रवण, दृष्टि का ज्ञान नहीं है। केवल स्पर्श के आधार पर मिली हुई जानकारी ही उनके लिए संपूर्ण वास्तविकता है। उनकी प्रत्यक्ष दुनिया वहीं तक सीमित है जो ए टू सी लाइन में है।
वह चाँद और तारों को जान नहीं सकते। आप देखेंगे चाँद तारे नीचे हैं, तो वो कैटरपिलर है, उसके लिए चाँद तारे देखना संभव नहीं है। यह भी हो सकता है कि उसके अपने न्यूनकारी शास्त्रज्ञ यानी रिडक्शनिस्ट साइंटिस्ट हैं, जो चाँद और तारे हैं या नहीं, इसके ऊपर बहस कर रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ा जोक इम्प्लाइड है। ऐसे ही रेंगने वाले प्राणी, सांप इत्यादि को कान नहीं होते, इसलिए उन्हें आवाज का ज्ञान नहीं होता। चमगादड़ यानी बैट को दृष्टि नहीं होती, तो उनकी प्रत्यक्ष दुनिया में बादल शामिल नहीं होंगे और उनके अनुभव लाइन ए से डी तक ही सीमित होंगे। पर हम जानते हैं कि दुनिया ये कैटरपिलर और बैट के इंद्रियों के अनुभव तक ही सीमित नहीं है। मनुष्य पंचेंद्रिय है। दृष्टि, गंध, श्रवण, स्वाद और स्पर्श, इनके द्वारा हमें हमारे आसपास की दुनिया की जानकारी मिलती है। पर जैसे वास्तविक दुनिया जितना बैट अनुभव कर सकता है वहां तक ही सीमित नहीं है, वैसे ही ऐसी कोई वजह नहीं कि हम माने कि जितना हम अनुभव कर सकते हैं दुनिया सिर्फ उतनी ही है। वास्तव में पिछले लगभग 100 वर्षों से हम इस दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा जान पाए हैं। हमने ऐसी चीजें जानी हैं जो मनुष्य के इंद्रियों के लिए अप्रत्यक्ष हैं। अप्रत्यक्ष यानी वो इंद्रिय उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारी आंखों को एक्सरेज नजर नहीं आते। हमारे कान 18,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आवाज सुन नहीं पाते। और कबूतरों के लिए और दूसरे स्थलांतर करने वाले पंछियों के संकेत हम पकड़ नहीं सकते, जो उन्हें हजारों मील की दूरी उड़कर बिल्कुल सही स्थान पर पहुंचने में रास्ता बताते हैं। उनके पास नेचुरल जीपीएस सिस्टम है, हम उसे नहीं समझ सकते कि वो क्या उनके पास वो मैकेनिज्म है। ये सभी बातें एक निष्कर्ष पर आती है कि 5 इंद्रियों से परे भी इस दुनिया का अस्तित्व है। मौजूदा संसार का जो हिस्सा मनुष्य महसूस नहीं कर सकता वह अप्रत्यक्ष दुनिया कहलाती है, और दूसरा जो वह महसूस कर सकता है उसे प्रत्यक्ष दुनिया कहते हैं। तो इस इमेज में हम देख सकते हैं ए से ई तक है प्रत्यक्ष दुनिया, जो मनुष्य देख पा रहा है या सुन पाता है या वहां तक पहुंच पाता है, और ई से बी है अप्रत्यक्ष दुनिया यानी अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड। तो आगे कहते हैं कि संपूर्ण विज्ञान क्षेत्र प्रत्यक्ष दुनिया में सीमित है, क्योंकि उसकी कार्य प्रणाली इंद्रियों के अनुभूति पर आधारित है। ऐसी हद में सीमित कोई भी क्षेत्र सत्य वास्तविकता पेश नहीं कर सकता। वह मनुष्य अथवा दुनिया की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। जब हम मैं कौन हूं इस प्रश्न पर आते हैं तो विज्ञान संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ है, इसलिए दूसरे स्रोत ढूंढना आवश्यक है। वास्तव में हम समझते हैं इससे भी यह बहुत अधिक जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीड़ा का सीधा संबंध हमारे इस विषय के ज्ञान और अज्ञान से है। जैसे हमने कल के सेशन में देखा कि कोई भी अगर दर्द है
तो अगर उसके सोर्स तक हम नहीं पहुँचेंगे, जब तक उसे हम निकालेंगे नहीं, तब तक वो जाएगा नहीं और सिर्फ़ जाएगा नहीं, वो बढ़ता रहेगा। तो अगर मुझे उस सोर्स तक पहुँचना है, तो पहली बात है कि मुझे जानना होगा मैं हूँ कौन? और ये यहाँ कह रहे हैं कि अगर मैं समझती हूँ, अगर साइंस के से अगर हम उसका सहारा लेना चाहते हैं ये समझने के लिए, तो साइंस ऑलरेडी ए टू ई ही देख सकता है, ई टू बी वो देख नहीं सकता है। तो जो ऑलरेडी असत्य के आधार पर है, उससे हम सत्य कैसे समझ सकते हैं? तो यहाँ पे थोड़ा हमें सोचने के लिए इन्विटेशन है कि हम सोचें कि कुछ और भी हमें देखना होगा। साइंस साइंस हम करते हैं बट अगर इस पीड़ा को, ये मानसिक दर्द जो हो रहे हैं, अगर इनसे हमें मुक्ति चाहिए, तो थोड़ा हमारा विज़न है, उसको थोड़ा एक्सपैंड करना होगा। फिर यहाँ पे है, स्वयं को जानने का मार्ग एक बहुत ही निजी, व्यक्तिगत मामला है। हमें खुद के अनुभव और अवलोकन पर निर्भर होना होता है। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, हमारे अनुभव, हमारे ऑब्जर्वेशंस। अपना मन हम सिर्फ खुद ही देख सकते हैं। यह एक व्यक्तिगत खोज है। यह दरअसल एक प्रयोग सिद्ध दृष्टिकोण है, जिसमें हमारा मन एक प्रयोगशाला है। इतनी सुंदर बात है, हमारे मन में ही प्रयोगशाला है। और क्योंकि हम उसका जो अनुभव है वो हम खुद ही कर सकते हैं और प्रयोग करने वाले भी हम खुद ही हैं। तो यहाँ पे एक नोट है कि जैसे-जैसे आप यह पुस्तक पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आशा करते हैं कि आप इसमें प्रस्तावित विभिन्न विचारों के साथ प्रयोग करेंगे। उन्हें अपने पिछले अनुभवों से जांचें और मन की प्रयोगशाला में उनका परीक्षण कर अपने विवेक से उन्हें परिष्कृत करें, यानी विवेक से उसे समझें। तो ये, अगर इस बुक रीडिंग का अगर हमें फ़ायदा अगर चाहिए, तो ज़रूर न इसमें जो भी हम पढ़ रहे हैं, उससे रिफ्लेक्ट करना है। क्या सुना, पहले क्या पता था, ये क्या क्या कह रहे हैं और इसे हम कैसे इसका हम प्रयोग कर सकें। तो न इस बुक से बहुत न लाभ हो सकता है। हमारा मन खुल सकता है, हमारी बुद्धि खुल सकती है, कुछ नई दिशा मिल सकती है। तो आगे बढ़ते हैं मेन सेक्शन में। मैं कौन हूँ? हू एम आई? धारणाओं की कुछ सीमाओं पर विचार के बाद मैं कौन हूँ के प्रश्न पर हम वापस आते हैं। धारणा यानी कहाँ तक हमारी बुद्धि सीमित है? क्या हमें वहीं रखना है या हमें उसे थोड़ा ब्रॉडन करना है? क्या हम थोड़ा और दूसरा भी सोचने की परमिशन देते हैं अपने आप को? तो वापस उस प्रश्न पर आते हैं। हम जिस इकाई की खोज कर रहे हैं, उसके लिए वास्तविक मैं, रियल आई की अभिव्यक्ति का उपयोग करेंगे। नहीं, इनिशियली थोड़ा मुश्किल सब हो सकता है समझना, बट लाइक हम मैं कौन हूँ? क्यों मैं ढूँढ रही हूँ? क्योंकि समहाउ मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो जो मैं हूँ, उसे मैं कहती हूँ कि मैं रियल आई हूँ। तो हम नाम देते हैं रियल आई, क्योंकि अभी बहुत सारे लेयर्स हैं उस रियल आई के ऊपर, बट मुझे उस रियल आई तक पहुँचना है, तो उसे हम रियल आई कहेंगे। और जैसे-जैसे हम उसको यूज़ करते जाएँगे, समझ में आ जाएगा। और हिंदी में उसे हम कह रहे हैं वास्तविक मैं। तो मे बी रियल आई इज़ लिटिल ईज़ियर, तो हम रियल आई कहेंगे उसे, बट बुक में है वास्तविक मैं। तो रियल आई के निश्चित गुणों में से एक गुण है अनुभव करने की क्षमता। कहीं न कहीं तो हमें कुछ
देयर हैज़ टू बी सम फाउंडेशन। तो अब ये कौन है ये रियल आई? को का कैसे उसे हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कौन है? तो वो है एक अनुभव करने की शक्ति, यानी तो एक्सपीरियंस करने की क्षमता। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अवयव और अंगों के अलग-अलग कार्य होते हैं, रियल आई का कार्य अनुभव करना है। रियल आई अनुभवकर्ता यानी एक्सपीरियंसर है, जो अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है। जब मैं कहता हूँ कि मैं इस कमरे में हूँ, इसका कारण है कि रियल आई उस कमरे का अनुभव कर रहा है। अगर आँखें बंद हैं और आपको कहीं रखा गया है, तो आप नहीं कह सकेंगे कि मैं उस कमरे में हूँ। इस इन आँखों से हमने देखा कि मैं इस कमरे में हूँ, तो उसका अनुभव वो आत्मा कर रही है ना, वो जो रियल अंदर जो है अनुभव करने वाला, तब वो कहता है कि मैं इस कमरे में हूँ। अगर नहीं दिखाई देता है, तो नहीं कह सकेगा, अनुभव नहीं है, तो वो नहीं कह सकेगा। और एक एग्ज़ाम्पल है, हम एक 80 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं, जो कहता है वह आज मौजूद है या ना अभी एग्जिस्ट करता है, वो है। वह यह भी कहता है कि उसे अपना बचपन याद है, जब वह 5 साल का था। वह यह भी कहता है कि वह वही व्यक्ति है जो 75 साल पहले रहा है, 75 ईयर्स अगो। तो वो कह रहा है कि 75 ईयर्स पहले भी वो मौजूद था। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि उस वह का अस्तित्व प्रत्यक्ष संसार में है या अप्रत्यक्ष दुनिया में है। प्रत्यक्ष ना, जो हमने कहा ये जो 5 इंद्रिय है, उससे जो हम अनुभव कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष दुनिया। जिसका अनुभव हम इन 5 इंद्रियों से नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं हम अप्रत्यक्ष दुनिया। तो पहले हम समझते हैं कि ये वह कौन है, कहाँ का है, जो जो कह रहा है कि मैं वही था। तो पहले हम प्रत्यक्ष संसार में होने की संभावना लेते हैं। 75 वर्ष पहले वाले उसके शरीर का आकार ही नहीं बदला, पर एक भी अणु जो पहले वाले शरीर में था, वह अब इस शरीर में नहीं मिल सकता। न एक भी अणु नहीं, नॉट अ सिंगल एटम। शरीर के टिश्यू बदलने की गति इतनी तेज होती है कि कुछ सेल्स तो थोड़े दिनों में ही बदल जाते हैं। अन्य सेल्स जैसे त्वचा की कुछ सप्ताह में और हड्डियां कुछ वर्षों के अंतर में बदल जाती हैं, जबकि ब्रेन का माइक्रोमोलेक्युलर मास 3 दिवस में बदल जाता है। नर्व सेल्स तो वही रहती है, पर उनके मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं। हर मिनट हम कई लीटर हवा श्वास उच्छ्वास करते हैं। हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है और शरीर के अणु निष्कासित यानी हम बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है, श्वासोच्छ्वास। तो 75 वर्षों के दौरान अणु और कोशिकाएं यानी सेल्स जिससे यह शरीर बना हुआ है, वह कई बार बदल चुके हैं। कोई भी वर्तमान शरीर का हिस्सा काटकर माइक्रोस्कोप से देख कर सकते हैं, वह 75 वर्ष पूर्व उसके शरीर का हिस्सा नहीं था। अगर 5 वर्ष के लड़के के शरीर का कोई भी अंश 80 वर्ष के शरीर में निरंतर नहीं चलता, तो रियल आई 75 वर्षीय प्रत्यक्ष शरीर का और प्रत्यक्ष दुनिया का हो नहीं सकता।
यानी वह अप्रत्यक्ष दुनिया का है। तो हम कह सकते हैं कि रियल आई यानी वास्तविक मैं अप्रत्यक्ष है या नॉन फिजिकल है, अर्थात मनुष्य की पंचेंद्रिय समझ के परे है। तो हम साइंटिफिकली हम देख रहे हैं कि कोई भी शरीर का कोई भी अणु थोड़े ही सालों में वो रहता नहीं है मौजूद। तो अगर शरीर बदल गया है और वो जो कह रहा है कि अनुभव कि मैं वही था, 75 ईयर्स अगो मैं वही था, तो फिर वो कौन कह रहा है? तो यहाँ पर हम जैसे निष्कर्ष पे आते हैं कि ये जो रियल आई है, ये मनुष्य के पंचेंद्रिय समझ के परे है। ऐसा नहीं कि हम पहली बार अपने भौतिकता से अलग स्वरूप के बारे में जान रहे हैं। पर हम शब्दों का प्रयोग ना करें, लेकिन बदलते भौतिक शरीर के शारीरिक ज्ञान के बावजूद हम व्यक्ति के अस्तित्व की निरंतरता को स्वीकार करते हैं। कानून भी भौतिकता से परे रियल आई में विश्वास करता है। हम एक व्यक्ति के बारे में विचार करें कि कई वर्षों पहले गुनाह किया था उसने और वह अब अपराधी घोषित किया है। भले ही वह यह सिद्ध करने की कोशिश करे कि उसकी लिवर, किडनी, हार्ट ट्रांसप्लांट हो बदल गया है, या इसके अतिरिक्त कहे कि उसका संपूर्ण शरीर जब उसने अपराध किया था वह अलग था, उसके बाद भी वह गुनाहगार रहेगा, क्योंकि जो नॉन फिजिकल रियल आई है उसने गुनाह करने का अनुभव किया था, वही अपराधी है। तो हम जैसे थोड़ा मिक्स करते हैं, पता होता है हमें हमें मालूम है कि सब कुछ अब भले ही चेंज हो जाए, पर वो जिसने वो अनुभव किया है वही अपराधी है। बट हम उसे क्लैरिटी से हम इस कॉन्सेप्ट को देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। अभी और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये सभी को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस इसकी एक अनुभव के साथ यहाँ बताया है। तो हम इसे हिंदी में कहेंगे शरीर के बाहर होने के अनुभव। कैम्ब्रिज की मिस मके को बचपन से बार बार शरीर के बाहर होने का अनुभव होता था। निम्नानुसार यानी नीचे दिए अनुसार उनके व्यक्तिगत जीवन के लेख में वह कहती है कि बचपन में मैंने अक्सर खुद को शरीर के बाहर देखा। यह ऐसा था जैसे मेरी चेतना यानी कॉन्शियसनेस बाहर थी और बहुत ऊंचाई से नीचे अपने आप को देख रही थी। तो जब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ उसे होता था, कई बार होता था वो कह रही है, तो जैसे वो कहीं ऊंचाई से नीचे जो चल रहा है उसे देख पाती थी। बड़ी होने के बाद मैंने जाना कि दूसरे मेरी तरह अनुभव नहीं करते हैं और इस वजह से मैं इस बारे में उनसे बात नहीं करती थी। किशोर उम्र में जब मन अस्वस्थ होता था तब मुझे यह अनुभव होते थे। जब भी उसे अशांति महसूस कर होती थी तो वो अचानक उसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाता था। जैसे कि एक दिन मेरे पिता के ने उनके राजनीतिज्ञ दोस्तों को दावत पर बुलाया था। मैंने उनके बातचीत में कृत्रिमता देखी, यानी इट वाज नॉट क्लीन, कोई ऊपर एक अंदर एक ऐसे उसे महसूस हुआ। और उसके पश्चात तुरंत ही मैंने अपने आप को बहुत दूर ऊंचाई से
उस दृश्य को देखते हुए पाया। मैं स्वेच्छा से यह अनुभव नहीं कर सकती। आजकल ऐसा होना कम हो गया है। जब मैं शरीर के बाहर होती हूँ, तब देखती हूँ कि मैं तुच्छ परिस्थिति को अनावश्यक महत्व दे रही हूँ। सभी तथाकथित समस्याएं फिर सामान्य लगती है। मैं चिंता कलह से मुक्त होकर शांत हो जाती हूँ। तो ये कह रही है कि जैसे ही उसे शरीर से बाहर होने का अनुभव होता था, तो जो चीज़ उस उसे अशांत हो कर रही थी और वो जिसके कारण उसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुए, तो वो कारण बहुत ही तुच्छ लगता था, बहुत ही सामान्य लगता था और वो शांत हो जाती थी। जब हम वास्तविक मैं की असलियत को समझते हैं, यानी रियल आई की असलियत को समझते हैं, तब शरीर के बाहर के अनुभवों की घटना के लिए ज्ञान युक्त स्पष्टीकरण दे सकते हैं। अदरवाइज लगता है कि पता नहीं क्या होगा। पर जब हमने देखा कि जी जो वास्तविक मैं रियल आई जो है वो इस शरीर के बियॉन्ड है, तो हम समझ सकते हैं कि वो कैसे शरीर को बाहर से भी देख सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है अनुभव और अनुभवकर्ता। द एक्सपीरियंस और एंड द एक्सपीरियंसर। यह समझकर कि रियल आई वास्तविक मैं शरीर से अलग है, इस आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि मृत्यु से परे भी वास्तविक मैं के अस्तित्व होने की संभावना है और उसके अविनाशी यानी इमॉर्टल होने की भी संभावना है। क्या यह सिद्ध कर सकते हैं कि वह अनादि यानी शाश्वत और अविनाशी है? शब्द अनादि अथवा शाश्वत का उपयोग जब किया जाता है तो जहाँ इकाई की आरंभ और अंत ना हो, वहाँ उस चीज का जिसका आरंभ भी नहीं है, जिसका अंत भी नहीं है, ना बिगिनिंग है ना एंड है, ऐसे को हम अनादि कह सकते हैं, ऐसे को हम शाश्वत कह सकते हैं कि जो हमेशा है ही। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि क्या ये जो क्या मैं ये रियल आई है, क्या ये अनादि शाश्वत इमॉर्टल यानी जिसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है, ऐसा हो सकता है? जब कोई यह बात सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि कुछ अस्तित्व में नहीं है, तब हम अधिकाधिक सबूत यह दे सकते हैं कि उसके अस्तित्व को सॉरी उसके अस्तित्व में होने को पाया नहीं है। उदाहरण के लिए यह प्रतिपादित करने के लिए कि एक कमरे में कुर्सी नहीं है, हम केवल यही साबित कर सकते हैं कि उस कमरे में कुर्सी नहीं देखी। कोर्ट में है, कुर्सी नहीं है, ऐसी किसी चीज का अस्तित्व नहीं है कि जो कुर्सी ना होने के लिए सबूत बन सके। उसी तरह किसी की शुरुआत और अंत न होने का सबूत यही होगा कि जिसकी शुरुआत या अंत हम देख नहीं सकते। तो भी और नहीं इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि जो जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है। जैसे कि हमने पहले कहा कि वास्तविक मैं का मुख्य कार्य अनुभव करना है। अनुभव और अनुभवकर्ता, इनका भेद जानना महत्वपूर्ण है। क्या फर्क है इनमें? अनुभवकर्ता यानी एक्सपीरियंसर का अर्थ अनुभव से भिन्न है। एक है अनुभव, एक है अनुभव करने वाला। जैसे सुनने वाला और गीत जो वह सुन रहा है
दोनों भिन्न हैं। हर अनुभव की उसकी परिभाषा अनुसार शुरुआत है और अंत है। उदाहरण के तौर पर जब व्यक्ति पेन को स्पर्श करता है, वह उस अनुभव की शुरुआत होती है और जिस क्षण वह स्पर्श छोड़ देता है, वह उस अनुभव का अंत है। यानी पेन पकड़ा और फिर पेन रख दिया, तो उसके बीच में उसको अनुभव हुआ कि मैंने पेन को पकड़ा है। कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश कर सकता है और थोड़े समय के बाद वापस बाहर जा सकता है। इसे देखने वाला सिर्फ यही निष्कर्ष निकाल सकता है कि व्यक्ति के कमरे के अनुभव की शुरुआत थी और अंत था, पर वह अनुभव करने वाले की शुरुआत और अंत तय नहीं कर सकता। तो शुरुआत और अंत निश्चित रूप से अनुभव दर्शाता है, पर वह हमें अनुभवकर्ता के शुरुआत और अंत के बारे में नहीं बता सकता। अभी वो इसी चित्र में जो थर्ड जो है उसका एक्सप्लेनेशन है। जन्म एवं मृत्यु के बारे में हमें सिर्फ इतना मालूम है कि वह हमारे बहुत लंबे समय के अनुभव की शुरुआत है और अंत है। इस प्रकार से हम कमरा छोड़ने पर यह निष्कर्ष नहीं कर सकते कि वह अनुभवकर्ता का अंत है, और शरीर की मृत्यु से हम वास्तविक मैं की मृत्यु का निष्कर्ष नहीं कर सकते हैं। तो ये सिंपल एग्जाम्पल से यहाँ पे बताया है कि अनुभव करने वाला अलग है, अनुभव अलग है। ये जो जीवन है, ये एक अनुभव है। तो इस जीवन की अनुभव की शुरुआत है, जीवन के अनुभव की अंत है, जिसे हम जन्म और मृत्यु कहते हैं। पर वो जो अनुभव करने वाला, हम जिसे आत्मा कहते हैं, वो आत्मा का ना तो वो शुरुआत है, ना तो वो अंत है। आत्मा अनादि है। वो सिर्फ एक अनुभव उसका उसने जो करना था वो उसका खत्म हुआ और अभी वो नेक्स्ट अनुभव के लिए कहीं है, पर अनुभवकर्ता का अंत नहीं है, आत्मा का अंत नहीं है। जीवन में जन्म और मृत्यु उस बहुत ही छोटे पीरियड के लिए हम कहते हैं, पर अनुभवकर्ता तो अनादि है, अविनाशी है। अनेक मेडिकल और वैज्ञानिक निरीक्षण इस अनुमान का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए विश्व में हजारों केसेस रिकॉर्ड हुए हैं जिसमें मरीज मृत घोषित हो चुका था और कई मिनटों में या घंटों मृत रहने के बाद अचानक जीवित हो गया। बहुत से केसेस में मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत भी कर लग गई थी और शरीर शवगृह में भी भेज दिए थे। पर जब ये व्यक्ति वापस जीवित हो गए, तब उन्होंने अपने शरीर के बाहर होने के अनुभव बताए, जिन्हें मृत्यु के निकट का अनुभव, डियर नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। कुछ व्यक्तियों ने अंधेरी टनल अनुभव किया और कुछ व्यक्तियों ने अपने शरीर को बाहर से देखने का अनुभव किया। अनुभव करने वाला बिल्कुल सचेत था और अलग ही दृश्य अनुभव कर रहा था। वास्तविक मैं मरा नहीं था। आज दिन तक ऐसा एक भी मेडिकल तथा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो इस बात का समर्थन करे कि शरीर की मृत्यु के साथ अनुभवकर्ता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर भी बिना आधार किसी अनुभव, वजह, तर्क का सबूत के हम अपने आप को नश्वर समझते हैं, अपने आप को हम मॉर्टल समझते हैं।
कोई भी इसकी किसी ने भी इसको अभी तक प्रूफ नहीं किया है कि हम नश्वर हैं। आधा घंटा तो बहुत ही फ़ास्ट चला गया। हुँ, तो यहाँ शायद रुकना पड़ेगा हमें, पर जिस तरह से ये बुक लिखी गई है, हम बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं, हम जैसे ही छोटे थे तब से ही हम सुनते हैं हम आत्मा हैं। पर सिर्फ़ वो कहने के लिए हम कहते हैं हम आत्मा हैं, पर वो आत्मा है, इसके पीछे बहुत शक्ति है इस बात को समझने में। अगर मैं ट्रूली समझती हूँ कि सभी आत्माएँ हैं, तो बहुत सारे जो दुःख दर्द है, इससे हम सेफ रहेंगे। क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो शाश्वत है, अनादि है। तो उसका अनुभव एक अनुभव खत्म हुआ, बट वो अब नेक्स्ट अनुभव के लिए जाएगी और जाना ही है। कभी भी कोई कह नहीं सकता है कि हम ये अनुभव हमारा अ, हज़ारों साल चलता ही रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अगर बुद्धि इस बात को समझती है तो बहुत ही ईज़ी है सब कुछ देखना, सब कुछ जो भी चल रहा है उसे समझना। तो और भी हम देखेंगे ना जिससे हमें बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए कि अनुभव करता है कौन और उसका उसके जो अनुभव होते हैं ना उसका जो जो रियल अनुभव उसे होने चाहिए वो क्या है? तो हम पता हमें समझ में आएगा कि हम ट्रूली हम हैं कौन और कौन से अनुभव करने की हमारी क्षमता है। ये आई ओपनिंग अ, ट्रुथ हम बुद्धि से समझते हैं और फिर वापस कल मिलेंगे और कल के टॉपिक्स में तो कन्फ्यूजन भी है कि न जो आत्मा है और ये जो हमारा ब्रेन है इसमें कौन क्या करता है? कौन कौन-सी बातें हैं जो आत्मा की है और कौन-सी बातें हैं ये शारीरिक जो हमारा ब्रेन है वो करता है। तो इसके बारे में कल हम जानेंगे और भी कई अ, सब कुछ लॉजिकली और साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है। तो उस रियल आई को समझने में इससे बहुत मदद होती है, क्लैरिटी आती है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।